We are going to start with chapter work, energy and power। बड़ा छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और इसमें से काफी कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हैं, बस हमें उसे अच्छे से पढ़ना है फिर से एक बार और एप्लीकेशन समझना है। ये पढ़ने से पहले हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ उतनी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो पार्ट 1, हमें न्यूटन्स के तीनों भी लॉ पता होने चाहिए। फर्स्ट लॉ इज अबाउट इनर्शिया, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और state of uniform motion along straight line ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होता है तब तक, ठीक है। नॉट ओनली एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड बट एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अनबैलेंस, ठीक है। अगर दो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो काम नहीं चलेगा। दूसरा लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है, वो कहता है rate of change of momentum is directly proportional to applied force। यही हमें कहता है mv minus mu upon t is proportional to applied force। यहाँ से हम कहते हैं F equal to m into n, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लेते हैं, उसकी वैल्यू 1 रहेगी। और तीसरा लॉ कहता है forces act in pair simultaneously and on different bodies। ठीक है, फोर्सेस एक्ट इन पेयर साइमल्टेनियसली एंड ऑन डिफरेंट बॉडीज, अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीन लॉज पता होने चाहिए हमें आगे जाने के लिए। और दो चीजें पता होनी चाहिए विच इज अबाउट वेक्टर्स, जो कि हमने पढ़ा है बट एक बार मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा है हमने वेक्टर्स? हाँ, सो वेक्टर्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है। इनको डिनोट करते वक्त हम एक एरो निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरो या डायरेक्शन ऑफ रे, डायरेक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी चीज लेंथ ऑफ एरो या लेंथ ऑफ रे। अब देखो टिपिकली ज्योमेट्री में कहेंगे तो रे इनफाइनाइट रहेंगे, तो बस
दिस इज एरो, ऐसा कह सकते हो आप। तो लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका बड़ा अच्छा एनालिसिस हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम निकालते वक्त पढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हम कहेंगे। इस वेक्टर को हम जनरली नाम देते हैं ए बार। बार इंडिकेट्स इस वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का। सो एक को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसे दिया जाएगा ए बार डॉट बी बार। ये कोई स्केलर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा a इंटू बी, यहाँ लगे तो मैं ऐसा लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। इसे ही आप ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट है वेक्टर का, इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। ए बार क्रॉस बी बार, इसका मैग्नीट्यूड एक वेक्टर रहने वाला, सॉरी इसका प्रोडक्ट एक वेक्टर रहेगा जो दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम along unit vector या along a vector perpendicular to plane containing a bar and b bar। ए बार एंड बी बार जिस प्लेन में है उस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर रहेगा, और इसे दिया जाएगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म से आई जे के ए एक्स ए वाई आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमें निकालना पड़ेगा तो ये वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वेक्टर के रिलेटेड दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में अभी हमें जिसकी मेजरली रिक्वायरमेंट होने वाली रहने वाली है, इट इज स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार थोड़ा सा स्केलर प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, फिर अपन आगे जाएंगे। सर एक मिनिट स्लाइड दाखवा। ओके, देखिए डन सर। हो गया। हाँ, तो देखो स्केलर प्रोडक्ट में मेनली क्या क्या पढ़ा है हमने। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी
a bar dot b bar equal to ab cos theta. Similarly, b bar dot a bar is ba cos theta. आप देखोगे तो दोनों की RHS 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, सेम ही रहने वाली है। तो इसलिए we will write a bar dot b bar equal to b bar dot a bar. अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये एक्चुअली है a और b cos थीटा, ये है b और a cos थीटा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, दिस इज वेक्टर a बार, दिस इज वेक्टर b बार, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। तो देखो we can have component of a, एक कंपोनेंट वर्टिकल रहेगा, दूसरा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल रहेगा। ठीक है, अब वर्टिकल बेसिकली वर्टिकल नहीं कहना चाहिए मैंने, एक कंपोनेंट रहेगा परपेंडिकुलर टू बी बार, सेकंड कंपोनेंट रहेगा अलोंग द बी बार। ठीक है, मेरा ए बार है। तो क्या मैं इस कंपोनेंट का नाम लिख सकता हूँ, क्वांटिटी मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हो सर। ये थीटा के अपोजिट वाला, ये कंपोनेंट एक्चुअली थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट है। सो थीटा के अपोजिट वाला रहता है साइन थीटा, तो दिस इज ए साइन थीटा, और ये रहेगा ए कॉस थीटा। सो देखो क्या मैं इस ए कॉस थीटा को इधर भी लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए कॉस थीटा इंटू बी, सो ये एक्चुअली क्या है? सो ये एक्चुअली है कंपोनेंट ऑफ ए बार along b bar. So dot product of b bar and a bar, b bar and a bar का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ b bar and a bar is actually component of a bar along b bar, component of a bar along b bar। ठीक है, देखो क्या कह रहे थे हम, दिस इज कंपोनेंट ऑफ a cos theta, that is a component of a bar, that is a cos theta along b bar। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो I can have component of b which is perpendicular and along a। so कैसे? देखो ये मेरा b बार है और ऐसा मेरा a बार रहेगा। अब मैं इनको ही बाजू में ले लेता हूँ, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ अलग जगह पर निकाले हैं। तो ये a बार है और ये b बार है। सो आई कैन हैव कंपोनेंट ऑफ b बार along a बार। कैसे सर? तो देखो मैं b बार को इस प्रकार के दो कंपोनेंट की एडिशन करके रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हो, सही है ना? ये मेरा पहला वेक्टर रहेगा, दिस इज माय फर्स्ट वेक्टर, दिस इज माय सेकंड वेक्टर। पहले के टेल से दूसरे के हेड तक ज्वाइन करने वाली लाइन उसकी एडिशन रिप्रेजेंट कर सकती है। सो बी बार ये दो वेक्टर की एडिशन है। बट देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये देखो ये थीटा के एडजेसेंट वाला कंपोनेंट, इसे आप कह सकते हो बी कॉस थीटा, और ये आपका रहेगा बी साइन थीटा। सो देखो जब डॉट प्रोडक्ट हम कहते हैं तब एक्चुअली हमारा कहना है दिस इज बी कॉस थीटा अलोंग ए बार।
So this is component of B along A, और इसके पहले हमने लिखा था दिस इज कंपोनेंट ऑफ A along B, और ये दोनों ही सेम ही आते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा, या बी इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये दोनों भी सेम आने वाले हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट पहले वेक्टर के डायरेक्शन में। सो ए बार डॉट बी बार अगर हम कर रहे हैं तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ए और दूसरा वेक्टर जो है बी, उसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए विच इज बी कॉस थीटा, या डॉट प्रोडक्ट क्या, बी बार इसका मैग्नीट्यूड बी और दूसरा जो वेक्टर है ए, इसका कंपोनेंट जो बी के डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है हमने कहा है ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ये दोनों वेक्टर सिमिलर होंगे तो क्या होगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन है, एंगल 0 cos 0 इज 1, सो दिस इज ए स्क्वेयर। तो आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप, इक्वल वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो ये आने वाला है आई स्क्वेयर, आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, सिमिलरली इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, सिमिलरली इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आने वाला है। सो ऑल दीज आर इक्वल्स, और यही यही अगर ये वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे तो ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 इज 0, और यहाँ पर cos 0 की वैल्यू रहती है 1। सो इफ cos 90 इज 0 तो ये क्या आने वाला है, नल वेक्टर, सॉरी नल 0 आएगा, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट ये स्केलर आता है तो ये नंबर है, इसको हम 0 कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ऐसे यूनिट वेक्टर रहेंगे जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनका प्रोडक्ट भी 0 आने वाला है। क्या ये सभी को क्लियर है क्या? इतना जो पार्ट हमने अभी तक कहा, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, उसके पहले वेक्टर्स क्या है और न्यूटन के लॉ, इतना पार्ट सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ओके बढ़िया। सो सिर्फ एक वेक्टर का क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे जाएंगे, मतलब जिन लोगों को थोड़ा सा याद करने की जरूरत है उनका भी काम पूरा हो जाएगा।
तो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्सेस F बार एंड डिस्प्लेसमेंट D बार, ऐसा आपको पूछा है। सो आपको पता है F डॉट D कैन बी गिवन एज फोर्स का x कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस का x कंपोनेंट प्लस फोर्स का y कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस का y कंपोनेंट प्लस फोर्स का z कंपोनेंट इंटू डिस्टेंस का z कंपोनेंट। इसे ही दिया जाएगा F का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दे। हाँ सर, ये तो सही है। So therefore you can directly say cos theta equal to fx dx plus fy dy plus fz dz upon magnitude of f into magnitude of d। अब देखो, फोर्स है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इसे ही आप fxi कैप प्लस fyj कैप प्लस fzk कैप ऐसा लिखते हो। और डिस्टेंस है हमारा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, इसे ही आप dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप करके लिखते हो। तो क्या यहाँ से fx की वैल्यू, fy की वैल्यू, fz की वैल्यू, dx की वैल्यू, dy की वैल्यू, dz की वैल्यू आप लिख सकते हो? हाँ सर, आराम से लिख सकते हैं। साइमल्टेनियसली f का मैग्नीट्यूड निकालना हमें आता है। हाँ सर, वो भी हमें आता है। कैसे निकालते हैं f का मैग्नीट्यूड, कौन बताएगा? तो आप कहोगे सर f का मैग्नीट्यूड रहता है अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर प्लस fz स्क्वायर। d का मैग्नीट्यूड रहेगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर। सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो देखो, अपन इनको लिख सकते हैं। fx की वैल्यू 3 इंटू 5 fx dx, fy dy 4 इंटू 4 fz dz माइनस 5 इंटू 3 मैग्नीट्यूड ऑफ f, ठीक से लिखो। हाँ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ d 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये देखो तो, दिस इज 5 3 जा 15, दिस इज माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 प्लस 15 माइनस 15 0, न्यूमरेटर रहेगा 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 आएगा, माइनस 25 नहीं रहता है। हाँ, सो ये अंडर रूट 50, अंडर रूट 50, दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 50, 9 plus 16 plus 25, so this is 50, this is again 50, under root 50 into under root 50 will be 50. So cos theta equal to 16 by 50, आप कहोगे therefore theta equal to cos inverse of 16 upon 50, जो कुछ भी वैल्यू आएगी वो। एक थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच लेना, 16 by 50, दिस वैल्यू इज स्मॉलर देन 1, cos थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है। तो हमारा आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्या इतना पार्ट सभी को आया है? बिल्कुल सही है सर, हमें एंगल तो समझ में आ गया।
अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है ब्लैक इंक में, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये अगर फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या ये रहेगा क्या, यस सर। एफ कॉस थीटा। तो क्या आपको एफ कॉस थीटा पूछा है क्या? हाँ सर, हमें एफ कॉस थीटा पूछा है। क्या एफ कॉस थीटा आप निकाल पाएंगे क्या? निकाल पाओगे? अरे भैया, एफ भी आ गया है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू भी आपके पास है, कॉस थीटा की वैल्यू भी आपके पास है, निकाल लो। कितनी आई है एफ की वैल्यू? √3² + 4² + 5², so this is √50। cos थीटा की वैल्यू कितनी है? cos थीटा की वैल्यू है 16/50। तो ये क्या आ जाएगा? 16/√50। खत्म। सही है ना? अगर आपको लिखना ही है तो आप इसे 5√2 लिख सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, तो अगर हमें यहाँ तक वेक्टर का फील आ गया है, तो अब हम हमारा एक्चुअल चैप्टर शुरू करते हैं। इतने पूरे पार्ट में किसी को कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है तो मुझे पूछ लो अभी। तो देखो, अब हम एक पार्ट जो पढ़ने वाले हैं, इट इज फंक्शंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, जिसे ही प्यार से द वर्क एनर्जी थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो, बड़ा सिंपल है, हमने एक रिलेशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? v² इक्वल टू u² + 2as। पढ़ा है क्या? अब इसे ही मैं लिखता हूँ, हाँ, इसे ही मैं लिखता हूँ, v² - u² इक्वल टू 2as। वही हमारे सिंबल्स वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी अलग नहीं है उसमें। ठीक है, अब देखो, दोनों साइड को मैं हाफ m से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या आ जाएगा ये? हाफ m, ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ m v² माइनस हाफ m u² इक्वल टू हाफ m इंटू 2 इंटू a इंटू s। ठीक है, अब क्या इसको आपने जाना पहचाना लग रहा है क्या ये? क्या होता है हाफ m v²? काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत बढ़िया। अब देखो, ये 2 और ये 2 चले गए, दिस इज मास इंटू एक्सीलरेशन, m इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये जाने पहचाने हैं। अब देखो, यस सर।
Acceleration is vector quantity, displacement is scalar quantity. ठीक है, सो इसे आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी के वक्त जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज के ई फाइनल. माइनस इनिशियल के ई. व्हाट इज मास इनटू एक्सीलरेशन? फोर्स. अब ये वेक्टर रहेगा यस. डॉट एस. ठीक है, एक्चुअली ये हमारा जो बेसिक रिलेशन है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझकर हम फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, इनके बारे में बात कर सकते हैं. एक्चुअली ये कह रहा है कि देखो भैया, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसका डिफरेंस कुछ एनर्जी है. ये एनर्जी किसके बराबर रहेगी? सो दैट एनर्जी शुड बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो आपको अब वर्क पता है. हमने छोटे क्लासेस में वर्क को डिफाइन किया था. तो वर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? तो देखो मैं इसे ही लिखता हूं. दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क. ठीक है, और यहाँ पर जब मैं वर्क कह रहा हूं, मैं ठीक है, और ये जो हमने रिजल्ट डिराइव किया, उस रिजल्ट को मैं लिख सकता हूं द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is equal to the work done on it by the net force. ठीक है, देखो एक बार देख लेते हैं हमने क्या कहा. हमें हमने हमें जो पता है उस रिलेशन से शुरुआत की, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसे रीअरेंज कर दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. दोनों साइड को हाफ एम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो पार्ट आ रहा है, जो हमें काइनेटिक एनर्जी जैसा दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी है इसलिए इसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहा. यहाँ पर जो आ रहा है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जैसा दिख रहा है, इसे हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहा. और हाफ एम से इधर मल्टीप्लाई करने के कारण ये 2 और हाफ कैंसिल हो गए. एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एस इज डिस्प्लेसमेंट, बट मास इंटू एक्सीलरेशन इज फोर्स. ठीक है, फिर हमने कहा कि देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा है, और ये चेंज क्या कर रहा है, तो इसके कारण वर्क हो रहा है. या हम ऐसा कहेंगे
हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क किया, किसी बॉडी पर वर्क किया, तो उसके कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, या इन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी? तो उसने वर्क किया होगा। किस वर्क किया मतलब क्या किया? तो हमने आगे कहा वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स, दैट इज वर्क इज डन बाय फोर्स ऑन बॉडी ओवर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये फोर्स आपने डेलिबरेटली भी लगाया होगा, आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या देयर आर सम फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर। आपको पता है ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स रहेगा? ऑब्जेक्ट अगर सरफेस पर मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत बढ़िया। वो अगर किसी फ्लूइड में मतलब एयर में मूव कर रहा है तो कौन सा फोर्स रहेगा? विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स। तो इस प्रकार से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, फोर्सेस रहते हैं। ठीक है, तो हमने अप्लाई किया हुआ भी फोर्स रह सकता है, या इस प्रकार से नेचुरली उस ऑब्जेक्ट पर भी जो फोर्स अप्लाई होते हैं वो फोर्सेस भी यहाँ पर पिक्चर में आएंगे। ठीक है, इसलिए हमारा ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली दिस चेंज विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। नेट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क कर रहा है उतना रहेगा। सो अगर फोर्स ऑब्जेक्ट की मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्जेक्ट की मोशन और फोर्स इनकी डायरेक्शन सेम। क्या कह रहे हो सर आप? सर कह रहे हैं ये कोई सरफेस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और इसके ऊपर फोर्स भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो डेफिनेटली अब इस फोर्स के कारण इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ तो ज्यादा रहेगी। जैसे आपने साइकिल को धक्का दिया, हो सकता है क्या? यस सर, परफेक्टली पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी केस क्या हो सकती है? दूसरी केस हो सकती है इस प्रकार से ऑब्जेक्ट है, ये कुछ u वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, और फाइनली इसकी कुछ वेलोसिटी है। अब इसके ऊपर एक्ट होने वाला अपोजिट डायरेक्शन का है, इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन का है, मैंने जानबूझकर नीचे लगाया, मतलब ये कौन सा फोर्स हो सकता है? कांटेक्ट के पास में फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज की, ऑब्वियसली इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ऑब्जेक्ट की एनर्जी खर्चा होगी इन डूइंग वर्क। क्या यही हमारा एक्सपीरियंस रहा है? ऐसा ही हमने ऑब्जर्व किया है आजू बाजू में हमारे, सही है ना? अगर आप साइकिल को धक्का मारते हो कंटिन्यूअसली पीछे से तो साइकिल की स्पीड बढ़ती है, अगर आपने धक्का मारना बंद कर दिया तो एक्सटर्नल जो फोर्स था, जो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा था, इसलिए मैंने नेट फोर्स ये दिखाया, ये नेट फोर्स के जगह अब ये नेट फोर्स बन गया। अब नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो इस ऑब्जेक्ट को इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, उसकी एनर्जी खर्चा होगी।
बस यही वर्क एनर्जी थ्योरम ने कहा है। ठीक है, क्लियर? देखो ये सब इसलिए अपन कह रहे हैं या इसलिए इस प्रकार के इसलिए हम इस प्रकार से समझ रहे हैं बिकॉज इसकी डेवलपमेंट ही इस प्रकार से हुई होगी। जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया यार एक मूविंग ऑब्जेक्ट रुकता है, एक आधे ऑब्जेक्ट को अगर हमें खींच कर लेकर जाना है तो हमें एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है, हम थकते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। और देखो इंटरेस्टिंगली आपको में आया होगा तो वी आर एक्चुअली रिलेटिंग वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वी आर रिलेटिंग वर्क एंड एनर्जी। सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर इतना सही है तो आगे जाते हैं और अब हम इस कंडीशन पर आ गए कि हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ क्लासेस में टिपिकली आप 9th में ये चैप्टर पढ़ते हो, वर्क एनर्जी पावर। स्टेट वाले, सीबीएसई वाले एंड आईसीएसई वाले इसे थोड़ा थोड़ा अलग वे में पढ़ते हैं। अब तीनों को आपका बैकग्राउंड तो ध्यान में रखो, बट अभी जो हम कह रहे हैं उसे ठीक से समझ लो। ठीक है, हम क्या कहते हैं, तो वर्क की डेफिनेशन पहले लिखेंगे। The work done by the force is defined to be the product of इसका प्रोडक्ट है component of the force in the direction of displacement and the magnitude of the displacement। देखो कौन से दो प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट है, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम वर्क को लिखते वक्त कहते हैं वर्क इक्वल टू व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट रहेगा एफ कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज डी या एस। तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा, यू विल राइट इट एट एफ बार डॉट डी बार। So work is given as F bar dot D bar। इसकी अगर आपको डायग्राम चाहिए तो इसकी डायग्राम इस प्रकार से रह सकती है। ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से हो रही है। ठीक है, दिस इज फोर्स F bar, डिस्प्लेसमेंट D बार, ये रिजिड सपोर्ट रहेगा और इनके बीच का एंगल है थीटा। तो देखो आप आराम से इसके कंपोनेंट लिख सकते हो।
ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट रहेंगे? कंपोनेंट रहेंगे एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। और हमारा वर्क अब रहेगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी और एफ कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज एफ बार डॉट डी बार। अब आपको एक चीज और पता भी होनी चाहिए, कौन सी? रिगार्डिंग कॉस थीटा की वैल्यूज। क्या पता होना चाहिए हमें सर कॉस थीटा की वैल्यूज के बारे में? आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है क्या? क्या नो। नो। फिर क्या है? क्या पता है आपको कॉस थीटा की वैल्यूज के बारे में? वो -1 to 1 के बीच में वेरी करती है। तो हमारा वर्क ये पॉजिटिव रहेगा। कब? हमारा वर्क ये निगेटिव रहेगा और हमारा वर्क ये 0 भी रह सकता है। कौन कौन सी केसेस रहेगी ये? ठीक, देखो, दिस इज एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा। अब एफ का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव रहेगा, डी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, सो इट डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू इज पॉजिटिव, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू इज पॉजिटिव व्हेन एंगल इज बिटवीन 0 to 90। अगर एंगल 90 से ज्यादा है, 0 to 90 लिखने की जगह मैं कहता हूं when theta is less than 90। ठीक है, वर्क इज नेगेटिव when theta is greater than 90 and work in will be 0 when theta equal to 90। देखो मेरा सही में ऐसा होगा क्या? कैसे कह सकते हैं सर इसे? कैसे समझ सकते हैं इसे? तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि इसे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कल क्लास शुरू होने के बाद आप ये चीजें मुझे बताओगे कि पॉजिटिव वर्क कैसे रह सकता है, निगेटिव वर्क कैसे रह सकता है, और एक एक एग्जाम्पल भी बताओगे, और फिर हम यहाँ से आगे कल शुरू करेंगे।